Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So in this video, we are going to start with the depositional landforms of waves and currents. So the first depositional landform is beaches and dunes. तो dunes basically हम normally sand dunes या जो desert वाला इलाका है उसमें imagine करते हैं, but dunes जो है वो beaches पे भी बनते हैं. प्रोसीजर लगभग सेम होता है, फीचर लगभग सेम रहता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि बीच वाले इलाके पे ये ड्यून्स बनते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करने. So beaches are characteristic of shorelines that are dominated by deposition but may occur as patches along even the rugged shores. अब नॉर्मली देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने दो तरीके के कोस्ट पढ़े थे, हाई रॉकी कोस्ट एंड लो सेडिमेंट्री कोस्ट. हाई रॉकी कोस्ट में हमने क्या बोला था, इरोजनल एक्टिविटी डोमिनेट करती है, और लो सेडिमेंट्री रॉक में हमने पढ़ा था वहां पे डिपोजिशनल एक्टिविटी डोमिनेट करती है. बीचेस जो है वो नॉर्मली किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ऐसी जगह के, ऐसी शोर लाइन के जो कि डिपोजिशन से डोमिनेट होते हैं, जहां पे डिपोजिशनल एक्टिविटी ज्यादा होती है. इसका मतलब जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है वहां पे आपको बीचेस नॉर्मली देखने मिलेंगे, बट बीचेस जो हैं वो रग्ड शोर पे भी दिखाई दे सकते हैं. अब याद करो हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं ना वो अनइवन होते हैं, उनकी जो शोर लाइन रहती है वो इंडेंटेड रहती है, अनइवन रहती है, तो इसको हम रग्ड शोर कह सकते हैं कि मतलब इस तरीके से वो अनइवन है. तो यहाँ पे जो अनइवन शोर लाइन होगी वहां पे पैचेस की तरह बीच बीच में जो बीचेस हैं वो देखने मिल सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा इवन सा करते हुए नजर आएंगे. मान लो जैसे ये पूरा इस तरीके से शोर लाइन है तो ये अनइवन है पूरी. इवन के कब होगी, जब हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इवन बोलेंगे. तो यहाँ पे ये पूरा शोर है, ठीक है, ये ऊपर से आप देख रहे हो. अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो इधर पे बीच बन गए, क्योंकि हमने देखा है कि जब हाई रॉकी कोस्ट वाला इलाका होगा उसमें भी जब आगे वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो पूरा जब अच्छे खासा मटेरियल, टूटा हुआ मटेरियल, इरोडेड मटेरियल वेव्स जो हैं उनके पास आ जाएगा, तो वेव्स फिर उस मटेरियल को वापस डिपॉजिट करेंगी, तो वो उसके डिपोजिशन की वजह से इस इलाके में भी बीचेस बन सकते हैं. तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से बीच बीच में जो इरोडेड मटेरियल है वो वेव्स ने आके जमा कर दिया, तो अब ये रग्ड जो शोर लाइन थी वो थोड़ी इवन सी नजर आ रही है, और बीच बीच में मतलब इसके कहीं कहीं पे बीचेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं. तो ये भी हो सकता है. नॉर्मली कहाँ पे बीचेस बनेंगे, जहां पे डिपोजिशन डोमिनेट करेगा, जहां पे लो सेडिमेंट्री कोस्ट होगा. सो मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग अप द बीचेस कम्स फ्रॉम लैंड कैरीड बाय स्ट्रीम एंड रिवर्स और फ्रॉम वेव्स इरोजन. तो ज्यादातर जो मटेरियल है बीच बनाने के लिए, हमें मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, सैंड वगैरह चाहिए, ताकि वहां पे प्रॉपरली बीच बन सके. तो ये जो मटेरियल है बीच बनाने के लिए ये कहाँ से आता है, या तो स्ट्रीम्स लाती हैं. लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे हमें पता है कि यहाँ पे जो नदियां आती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत सारा मटेरियल अपने साथ कैरी करके लाती हैं और उसको डिपॉजिट करती हैं. तो जब ये नदियां, जब ये स्ट्रीम्स यहाँ पे इस तरीके से मटेरियल को डिपॉजिट करेंगी तो क्या होगा, उससे बीचेस बनेंगे. तो स्ट्रीम्स अपने साथ जो मटेरियल ला रही हैं, जो भी लैंड कैरीड मतलब कि जो पीछे की जमीन है, लैंड वगैरह है, वहां से स्ट्रीम जो है वो बहुत सारा मटेरियल अपने साथ कैरी करके आगे ला रही है. सो बीचेस को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कहां से आ रहा है, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग अप बीचेस कम फ्रॉम लैंड कैरीड बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और मतलब या तो जो मटेरियल स्ट्रीम एंड रिवर लाएंगे पीछे से अपने साथ, या फिर जो इरोजन होगा, वेव्स जो भी इरोजन करेंगी उसकी वजह से भी तो मटेरियल जमा होगा ना. जब मटेरियल जो है वो इरोड हो रहा है, वेव्स क्या कर रही हैं, वो इसको इरोड करे जा रही हैं, तो इरोड करने के बाद जो टूटा फूटा मटेरियल है वो क्या होगा, वो थोड़ा आगे जाके समुद्र में गिर जाएगा, और फिर लहरें क्या करेंगी, इस गिरे हुए मटेरियल को वापस से लाएंगी और जमा कर देंगी. तो इस तरीके से बीच बनाने के लिए जो मटेरियल है वो आता है. बीचेस आर टेम्परेरी फीचर. अब बीचेस जो है वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी फीचर्स हैं. The sandy beach, which appears so permanent, may be reduced to a very narrow strip of coarse pebbles in some other season. जो बीचेस हैं, सैंडी बीचेस, जो दिखने में ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा ही ऐसे रहते होंगे, ये तो परमानेंट है, बट ऐसा नहीं होता. जो आज आपको इतने सुंदर सैंड से बने हुए बीचेस दिख रहे हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे सीजन में वो एक नैरो सी स्ट्रिप बन जाए और जिनमें कोर्स पेबल्स वगैरह बन जाए. जैसे क्या होगा कि यहाँ पे पहले जो है इतना बड़ा एरिया पूरा बीच का था, ये पूरा बीच का एरिया था, और
इधर पे फिर यहाँ पे सी थी, समुद्र था, ठीक है। अब होगा क्या कि हो सकता है एक सीजन ऐसा हो कि जब ये इतना बड़ा जो एरिया है बीच का वो एक नैरो स्ट्रिप बन जाए, मतलब बहुत पतले से एरिया में सिमट कर, मान लो इतना सा एरिया, बस अब इतना सा एरिया है बीचेस का, एक नैरो स्ट्रिप बन गई ना, पतली सी स्ट्रिप बन गई। और हो सकता है यहाँ पे सैंड वगैरह की बजाय मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो इस बीच पर आ जाएं। नॉर्मली क्या होता है, हमें महीन रेत जो है वो बीच पर देखने मिलती है, बट यहाँ पे क्या होगा, एक तो जो एरिया है बीच का जो कि पहले यहां तक हुआ करता था, अब वो क्या हुआ, लहरों ने क्या किया, लहरें जो है वो आगे आ गई और बीच के मटेरियल को वो अपने साथ लेके चली गई। तो फिर जो बीच है वो बहुत पतली सी स्ट्रिप बन के रह गया और इस बीच पे मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो जमा होने लग गए। तो इसका मतलब बीच परमानेंट नहीं है। एक टाइम पे आपको रेत का सुंदर सा बीच जो है काफी बड़ा सा देखने मिल सकता है, बट एक टाइम ऐसा भी हो सकता है, अगले ही सीजन ऐसा भी हो सकता है कि जो कोस्ट है वो एकदम पतला सा इलाका बन के रह जाए, जिसपे कि महीन रेत आपको ना देखने मिले बल्कि मोटे मोटे पत्थर वगैरह, पेबल्स जो हैं वो देखने मिले। मोस्ट ऑफ द बीचेस आर मेड अप ऑफ सैंड साइज्ड मटेरियल। ज्यादातर जो बीचेस रहते हैं वो सैंड साइज्ड मटेरियल होते हैं, मतलब बहुत ही जो महीन बारीक रेत होती है उससे बने होते हैं। बीचेस कॉल्ड शिंगल बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कॉबल्स। बट कुछ बीचेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे महीन रेत के बजाय थोड़े मोटे पत्थर भी होते हैं, तो उन्हें शिंगल बीचेस कहते हैं। शिंगल क्या होता है, जो थोड़े कंकड़ वगैरह रहते हैं, मतलब एकदम महीन रेत जैसे पार्टिकल नहीं रहते, थोड़े मोटे पत्थर रहते हैं, कंकड़ आप कह सकते हो, कंकड़ जैसा थोड़ा सा मटेरियल रहता है। पेबल्स जो है वो थोड़े और मोटे मटेरियल रहते हैं, कॉबल्स जो है वो और उससे थोड़े बड़े मटेरियल रहते हैं, बड़े पत्थर रहते हैं, ठीक है। तो पेबल्स एंड बोल्डर्स के बीच का जो पत्थर रहेगा, बोल्डर्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स मतलब थोड़े छोटे पत्थर, और उसके बीच में आएगा कॉबल्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब बीचेस में रेत के अलावा कुछ पत्थर रह सकते हैं और वो पत्थर साइज के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, शिंगल है, पैबल्स है, कॉबल्स है। तो ये चीज भी उस बीच पे दिखाई दे सकती है। और जब बीच पे रेत के बजाय ज्यादा क्या देखने मिलेगा, शिंगल पैबल्स या कॉबल्स, तो उसको हम शिंगल बीचेस कहेंगे कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर वाले बीचेस हैं। Just behind the beach, the sands lifted and winnowed from over the beach surfaces will be deposited as sand dunes. अब होगा क्या कि जो बीच है उसके पीछे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर बीच है, ये पूरा बीच है और इधर पे समुद्र है, तो इसके पीछे यहाँ पे, ठीक है, बीच के पीछे क्या होगा, जो बीच है ना उससे रेत उड़ उड़ कर जाएगी और वो एक ड्यून की तरह यहाँ पे डिपोजिट होने लगेगी। सो सैंड ड्यून्स जो हैं, सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। तो सैंड ड्यून्स जो है वो लॉन्ग रिजेस बनाते हैं, हल्का सा से उठा हुआ इलाका रहता है और ये काफी लंबी सी आपको एक स्ट्रिप देखने मिलेगी जो कि कोस्ट के पैरेलल होगी। अगर कोस्ट लाइन ऐसे है तो इस तरीके से ही यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं वो देखने मिलेंगे, एंड दे आर वेरी कॉमन अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। और आपको ये जो सैंड ड्यून वाला फीचर है ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे देखने मिलेगा। तो नॉर्मली कैसा होगा कि यहाँ पे ये बीच है, ठीक है, हल्का सा लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, हल्की सी ढलान है और यहाँ पे फिर ये समुद्र शुरू हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये किससे बना हुआ है, ये रेत से बना हुआ है, हल्के हल्के मटेरियल से रेत है यहाँ पे नॉर्मली। अब जब हवा चलेगी, जब हवा इस तरीके से चलेगी तो हवा क्या करेगी, वो अपने साथ इस मटेरियल को, इस रेत को उठा के लाएगी और पीछे जमा कर देगी, यहां जमा कर देगी। हवा यहां से उठा रही है और मटेरियल को यहां जमा कर दे रही है, सारा जो मटेरियल है वो उड़ उड़ के यहाँ पे जमा, पीछे जमा होता रहेगा, क्योंकि हवा भी सारे मटेरियल को बहुत दूर तक ले जा नहीं पाएगी ना, तो उठाएगी, जो भी महीन पार्टिकल होगा उसको उठाएगी और वो यहाँ पे जमा कर देगी। और जब जमा होगा तो धीरे धीरे करके यहाँ एक ऐसे उठा हुआ सा एरिया जो है रेत का टीला आपको नजर आने लगेगा और इसी को आप क्या बोलोगे, सैंड ड्यून। तो ये साइड से ऐसा दिखेगा, अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है इधर पे, ये देखो, यहाँ पे ये पूरी सी है, बीच में ये बीचेस हैं, ठीक है, इसके सेंटर में क्या है, ये बीच है और इसके पीछे देखो, ये देखो, ये थोड़ा उठा हुआ सा इलाका नजर आ रहा है ना आपको, ये देखो, ये उठा हुआ सा नजर आ रहा है इलाका, तो ये सैंड ड्यून्स है। तो बीच के पीछे इस तरीके से सैंड ड्यून्स बनेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द आया है विनोइंग, कि विनोइंग के प्रोसीजर से जो सैंड है वो उड़ उड़ के पीछे जमा होगी। तो आपने अपनी क्लास, जो पुरानी क्लासेस थी 6th-7th वाली क्लासेस, उसमें साइंस में जब एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो आपने विनोइंग प्रोसेस जो है वो
स्टडी किया होगा। तो विनोइंग में क्या होता है कि जैसे गेहूं है बहुत गंदे हो रखे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, गेहूं को थोड़ा ऊपर से, जैसे कोई पर्सन जो है यहाँ खड़े होके थोड़ा ऊपर से इधर से ये गेहूं को वो गिराएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो हवा चल रही होगी, हवा क्या करेगी, वो डस्ट पार्टिकल्स को, इस गेहूं में जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे उनको उड़ा उड़ा के दूर ले जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे नीचे जो भी गेहूं गिरेगा वो साफ गेहूं गिरेगा और डस्ट पार्टिकल जो है वो दूर चले जाएंगे हवा की वजह से, तो गेहूं साफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि आप हवा के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको हटा रहे हो, फिल्टर कर रहे हो एक तरीके से, तो इसको हम विनोइंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो हवा है वो जो हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो हल्की हल्की रेत होगी जिसको विंड कैरी कर सकती है, उसको वो उठा उठा के पीछे जमा करती रहेगी और इस तरीके से सैंड ड्यून्स जो है वो बीचेस पे बन जाएंगे। तो इस तरीके के फीचर जो है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आई होप कि आपको बीचेस एंड ड्यून्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे।